हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, जो आप सबके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के आपके बीएससी प्रथम सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के यूनिट 3 यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना है। इस बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न को। जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों, जो आपसे आपके 3rd यूनिट यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का जो तीसरा यूनिट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट में कुछ जो प्रश्न थे उसको मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था, और ये मैंने मॉडल सॉल्व पेपर में आप लोग को मॉडल जब पेपर प्रोवाइड किया है, मॉडल पेपर जब मैंने आप लोग को दिया है तो मॉडल पेपर में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आज आपके मॉडल पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आज केवल और केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैं सॉल्व करूँगा, जो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और संक्षिप्त टिप्पणी किस पे लिखना है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बंध दूरी क्या है, बंध ऊर्जा क्या है और बंध कोण क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप सभी के लिए। जिनमें लिखित परीक्षा होनी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिनमें एमसीक्यू पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है उनके लिए इन तीनों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप हेडिंग बाय हेडिंग आंसर लिखेंगे और कितना यानी कितने शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। आज की क्लास में इन सभी बातों पर डिस्कस होगा। सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पूछा गया है आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बॉन्ड लेंथ यानी बंध दूरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बंध दूरी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू एटम बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दोस्तों, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो फॉर्मेड होता है बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध परमाणुीय कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। समझ गए आप? दो परमाणुओं के जो बीच कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बंध परमाणुीय कक्षक के अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग से बनता है। परमाणुीय कक्षक का यह अतिव्यापन एक निश्चित दूरी पर होता है। ठीक है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन two atom by overlapping of atomic orbitals. This overlapping of atomic orbital takes place in certain distance between the two atoms. इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि जो बंध दूरी है उसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? आप हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे कि दो परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध है, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग से बनता है, और परमाणुीय कक्षक का अतिव्यापन एक निश्चित दूरी पर होता है। दोस्तों, दो परमाणुओं के नाभिक के केंद्र के बीच की यह दूरी क्या कहलाती है? बंध कहलाती है। दो परमाणुओं के, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ये हो गए। इन दो परमाणुओं के नाभिक, ये हो गया आपका सेंटर यानी ये हो गया केंद्र। ठीक है, के नाभिक के केंद्र, ये पूरा हो गया नाभिक, केंद्र के बीच की ये दूरी क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? एक बार मैं पूरी आपको फिर से बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है। समझ में आएगा इतनी बात?
दोस्तों इसमें आपको लिखना क्या है बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो सबसे पहले आप बॉन्ड लेंथ को बताएंगे कि किस प्रकार से बॉन्ड लेंथ बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू एटम बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध परमाणुीय अतिव्यापन से बनता है। दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक जो बंध होता है वो परमाणुीय कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। दिस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। यानी कि परमाणुीय कक्षक का यह अतिव्यापन एक निश्चित दूरी पर होता है। यानी परमाणुीय कक्षक का जो ये अतिव्यापन है एक निश्चित दूसरी दूरी पर होता है। ए और बी एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर होता है। दिस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस। दो परमाणुओं के नाभिक के केंद्र के बीच की यह दूरी क्या कहलाती है? बंध दूरी कहलाती है। यह क्या कहलाती है? बंध दूरी कहलाती है। बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय एक्स रे डिफ्रैक्शन। बंध दूरी को एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन या स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा किया जाता है। बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड बाय एक्स रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। जो बंध दूरी है वो एक्स किरण विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन या स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा की जाती है। इतनी बात समझ आ गई। जो बंध दूरी है वो हम किस प्रकार से मेजर करते हैं? तो बॉन्ड लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें? एक्स रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। द यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ इज एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ की जो यूनिट होती है दोस्तों वो क्या होती है? वो एंगस्ट्रॉम होती है। इतनी बात समझ में आ गई। मेजर हम किस में करते हैं? अगर हम मापक की बात करें कि हम बंध दूरी को किससे मापते हैं तो एक्स किरण से या डिफ्रैक्शन मेथड से या स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से। इतनी बात समझ आ गई। और आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁸ इतनी बात समझ में आ गई। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो मापा जाता है किसमें? एक्स रे डिफ्रैक्शन में। इसकी यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁸ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं। द बॉन्ड लेंथ इंश्योर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। यानी बंध दूरी दो परमाणुओं के बीच बना बंध अधिकतम अस्थायी होता है। बंध दूरी पर जो बॉन्ड लेंथ पर दो परमाणुओं के बीच जो बंध बना होता है वो अधिकतम अस्थायी होता है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ सम कॉमन बॉन्ड्स आर। कुछ समान बंधों की बंध दूरियाँ निम्न है। इसी प्रकार से आपको हेडिंग डाल करके और आंसर लिखना है। इसी प्रकार से आप कुछ जो आपको याद है प्रमुख बॉन्ड लेंथ के नाम याद कर लेंगे और उनको आप लिख देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.6 एंगस्ट्रॉम है। अगर बात करें कार्बन और कार्बन की, यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.5 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन में अगर बात करें कि कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, अगर हम पूछें आपको बताएं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना होता है? 1.74 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में कितना होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना हो जाएगा? 1.43 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl में होगा 1.77 एंगस्ट्रॉम और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की
वो कितनी हो जाएगी 1.02 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी दोस्तों। इतनी बात समझ आ गई। तो ये कुछ जो है बॉन्ड लेंथ हैं, इनको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा और इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बॉन्ड लेंथ मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, बंध लंबाई निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब वो कौन कौन से कारक हैं, जैसे कि पहला जो कारक हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने के जो कारक हैं वो बॉन्ड लेंथ यानी कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ है उसको निम्न प्रकार के कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं। पहला हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर भी प्रभावित करता है, संकरण भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, जिसे कहते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता किस प्रकार से बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को किस प्रकार से जो है विद्युत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रभावित करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन एन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल देन द बॉन्ड लेंथ विल बी कंपैरेटिवली शॉर्टर। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता किस प्रकार से प्रभावित करती है कि बंधित परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने से बंध में आयनिक गुण बन जाता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से जो है प्रभावित करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है कि जो बंधित परमाणु की विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जब उनका अंतर बढ़ने से जब उनका अंतर बढ़ जाएगा तो बंध में आयनिक गुण बढ़ जाएगा। जब आयनिक गुण बढ़ जाएगा तो इस कारण जो बंध की लंबाई है बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। वो क्या करेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस प्रकार से प्रभावित करती है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए जो बॉन्ड लेंथ है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कारक है, प्रभावित करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से प्रभावित करती है, जैसे कि कोई एक बंधित परमाणु है, यहाँ पर मान लेता हूँ CH2। ठीक है, बंधित परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान है अगर बढ़ जाएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो जो इसका आयनिक गुण है वो भी बढ़ जाएगा। और जब आयनिक गुण बढ़ेगा किसी भी मॉलिक्यूल का, जब आयनिक गुण बढ़ेगा तो जो उसका बॉन्ड लेंथ होगा वो डिक्रीज करेगा दोस्तों, वो क्या करेगा, घट जाएगा। अब समझ गए आप। दूसरा कारक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से प्रभावित करता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज सीन दैट एज द बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लाई ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे जैसे बंध का क्रम अथवा बंध की गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे कोई बॉन्ड है, जैसे कि मान लिया ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे जैसे इस बॉन्ड का हम क्रम बढ़ाएंगे उसी प्रकार से उसका जो गुण होगा, बंध का जो गुणवत्ता होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जैसे ही इंक्रीज करेगी वैसे ही बंध लंबाई क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर भी प्रभावित करता है। तीसरा फैक्टर है आपका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। और संकरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो संकरण में होता क्या है कि जब मान लिया कि बंध दूरी पर जो परमाणु हैं उनके बीच में जो संकरण रहता है उसकी अवस्था पर निर्भर करती है, यानी संकरण पर निर्भर करती है। बॉन्ड लेंथ डिपेंड ऑन द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। यानी कि जो बंध दूरी है वो अणुओं के परमाणुओं बंध के संकरण अवस्था पर निर्भर करती है। यानी कि बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करती है संकरण के आधार पर। जो बाउंडेड एटम हैं यानी कि जो बाउंडेड एटम हैं यानी किसी भी मॉलिक्यूल के जो बाउंडेड एटम हैं उनका संकरण बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड होता है। ठीक है, और अगर आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि बंध दूरी जो होती है वो अणुओं के परमाणुओं के बंध के संकरण अवस्था पर
निर्भर करती है दोस्तों। अब जो अगला आपका लास्ट पॉइंट है जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो है आपका रिजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन, यानी अनुनाद। अनुनाद किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो डीलोकलाइजेशन, बॉन्ड लेंथ is also affected by resonance. For example, the bond length of each C single bond C in benzene in 1.3 angstrom, which is neither equal to C single bond C bond in 1.4 angstrom. देखिए कहीं कहीं आप देखते हैं कि रिजोनेंस, फॉर एग्जांपल जैसे बॉन्ड लेंथ, अगर हम कार्बन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ हम बेंजीन में देखें, ठीक है, अगर हम बेंजीन की बात करें सब में अलग अलग होता है। जैसे कि बेंजीन में देखें तो बेंजीन में कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 1.3 एंगस्ट्रॉम होगा। लेकिन अगर हम वहीं पर देखें कि सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ हम अदर मॉलिक्यूल में देखें तो इसका जो सिंगल बॉन्ड का जो होगा वो 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस किसके कारण होता है? ये डिफरेंस जो हो रहा है, ये दोनों डिफरेंस में जो डिफरेंस किसके कारण हो रहा है? वो अनुनाद के कारण हो रहा है, रिजोनेंस के कारण हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि अनुनाद किस प्रकार से प्रभावित करता है? अनुनाद जो है इसी प्रकार से आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे। अनुनाद जो है बंद दूरी अनुनाद की वजह से बदल जाती है। अनुनाद के वजह से जो बंध की लंबाई होती है वो अनुनाद के द्वारा अनुनाद से बदल जाती है। उदाहरण जैसे कि बेंजीन यानी C6H6 में प्रत्येक कार्बन बंध की लंबाई जो होती है 1.3 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन अगर हम बात करें सी सिंगल बॉन्ड सी एकल बंध की तो वहाँ पर होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। और ना ही सी डबल बॉन्ड सी द्विबंध की जो लंबाई होगी वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो अनुनाद करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, अभी पहले जब मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो बेंजीन में कितना है और सी सिंगल बॉन्ड सिंगल में यानी एकल बंध में किस प्रकार से होता है, तो मैंने आप लोग को बताया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिजोनेंस के कारण जो है, जैसे कि बेंजीन की अगर बात करा जाए, ठीक है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब इसमें सी सिंगल बॉन्ड सी का जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाएगा 1.3 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हम एकल बॉन्ड की बात करें सी सिंगल बॉन्ड सी में तो ये हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है, ये अंतर हो रहा है रिजोनेंस के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अनुनाद भी बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बंध लंबाई के निर्धारण के उपयोग किस प्रकार से, यूज़ ऑफ बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन, यानी बंध लंबाई को हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। तो पहला है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, यानी कि अणुओं की संरचना के आधार पर। द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ गिव द नेचर ऑफ कंपाउंड एंड द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड में, यानी कि बंध लंबाई के निर्धारण से अणुओं के प्रकृति तथा बंध के प्रकार का पता चलता है। जब हम किसी भी बंध के लंबाई का निर्धारण करते हैं, जैसे बंध लंबाई के निर्धारण से जब हम किसी भी अणु का बंध लंबाई निर्धारण करते हैं तो उससे उस अणु का प्रकृति तथा उसमें कितने प्रकार के बंध हैं इनका पता चलता है। जैसे जब हम किसी भी अणु का बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, तो हमें उससे क्या लाभ होगा? उससे पहला लाभ यह होगा कि सबसे पहले तो हमें अणुओं की प्रकृति क्या है, किस प्रकार से इसकी प्रकृति है, नेचर कैसा है, ये पता चल जाएगा। दूसरा हमें ये पता चलेगा कि जैसे एकल बंध है या डबल बंध है या ट्रिपल बंध है या त्रिबंध है इत्यादि, यानी इस प्रकार के जो है विभिन्न संरचना के बारे में हमें पता चलता है। तो अणुओं से सही संरचना बनाने में भी आपको मदद मिलती है बॉन्ड लेंथ के द्वारा। तो इतनी बात समझ में आ गई। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के द्वारा अणुओं की संरचना के द्वारा जब हम बंध लंबाई निर्धारित करेंगे तो बंध लंबाई निर्धारित करने से उस अणु की प्रकृति तथा उसमें बंध के प्रकार का पता चलता है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, अणुओं में स्थिरता। अब अणुओं में स्थिरता जो होगी वो किस प्रकार से होगी?
तो बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन गिव द फॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बंध लंबाई के निर्धारण से बंध की स्थिरता तथा क्रियाशीलता का अनुमान लगाने में कार्बनिक रसायन से मदद मिलती है। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड यानी अणुओं में स्थिरता किस प्रकार से होगी, हम आपको बता रहे हैं। बंध लंबाई के निर्धारण के उपयोग, हम बंध लंबाई अगर निकालते हैं तो हमें उससे किसका उपयोग यानी इसके निकालने से हमें फ़ायदा क्या होगा, किसी भी अणु का क्या पता चलेगा और उपयोग क्या होगा। तो अब हमें इसमें देखना है, पहला तो हमने पढ़ लिया अणुओं की संरचना के बारे में, अब हमें देखना है अणुओं की स्थिरता से हम किस प्रकार से बंध लंबाई का निर्धारण करते हैं। तो बंध लंबाई के निर्धारण से बंध की स्थिरता तथा क्रियाशीलता का अनुमान लगाने में कार्बनिक रसायन में मदद मिलती है, जहाँ पर हम द्विबंध व त्रिबंध के छोटे एकल बंध की तुलना में लंबे एकल बंध कमज़ोर होते हैं। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। द लॉन्ग बॉन्ड इज वेरी वीकर देन शॉर्ट बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सी सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड ग्रेटर देन सी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये अणुओं में स्थिरता के कारण होता है दोस्तों। ठीक है। तो हमने बॉन्ड लेंथ को अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा जो दूसरा है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम आखिर में बॉन्ड एनर्जी क्या है और किस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी यानी बंध ऊर्जा किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन 1 मोल सब्सटेंस। ऊर्जा की वह औसत मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 मोल में किसी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, बंध ऊर्जा कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई। बंध ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की वह औसत मात्रा जो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में किसी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, बंध ऊर्जा कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break a bond in 1 mole of substance is called bond energy। इतनी बात समझ आ गई। The greater bond energy the stronger in the bond, यानी कि बंध ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। जितना बंध ऊर्जा का मान जितना हाई होगा वो बॉन्ड जो होगा वो उतना ही प्रबल बॉन्ड बनेगा। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये अभिक्रिया ऊष्मा या स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा की जाती है। ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया ऊष्मा या स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा की जाती है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन KCl पर मोल और Kg पर मोल। इसे हम कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। बंध ऊर्जा को हम किस में व्यक्त करते हैं, KCl पर मोल या Kg पर मोल। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो बॉन्ड एनर्जी को हम किस में व्यक्त करते हैं, Kg पर मोल में। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सम बॉन्ड। कुछ बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी में देखते हैं एकल बंध में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 83 के पॉइंट से Cl मोल। यानी कि जो आपका बॉन्ड एनर्जी है सी सिंगल बॉन्ड सी का वो 83 Kg पर मोल है और सी डबल बॉन्ड सी का जो
है वो है 146 KCl मोल। ठीक है, तो ये जो है कुछ बॉन्ड एनर्जी के बॉन्ड एनर्जी हैं, तो इनको आप नोट करिएगा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है। C ट्रिपल बॉन्ड C का जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो कितना होगा, 1 KCl मोल प्रति मोल होगा। अब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भी देखते हैं, तो कितना होगा, 3 KCl प्रति मोल। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन और हाइड्रोजन का कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच देखा जाए तो कितना होगा, 111 KCl प्रति मोल होगा। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देखा जाए तो कितना होगा, 86 KCl प्रति मोल होगा। और इसी प्रकार से कार्बन और क्लोरीन के बीच में 81 KCl प्रति मोल होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा। ये जो है आपसे पूछा जाता रहता है, MCQ पैटर्न में भी पूछा जाता रहता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और रिटर्न पैटर्न में जिनका एग्ज़ाम होना है वो इस प्रकार से एक लिखेंगे। तो ये जो प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है, जब आपसे पूछा जाएगा केवल और केवल बॉन्ड लेंथ। लेकिन जब आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा तो आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपको इसका आंसर जो लिखना होगा वो 500 शब्दों में लिखना होगा। लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर में भी, तो शॉर्ट आंसर में जब आएगा तो 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना रहेगा और इसी प्रकार से आप इसका आंसर करेंगे। चलिए अब हम बॉन्ड एंगल को देखते हैं कि आखिर में बॉन्ड एंगल क्या होता है। बंध कोण, बॉन्ड एंगल बंध कोण, तो हमने डिस्कस कर लिया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। अब डिस्कस कर रहे हैं हम बॉन्ड एंगल पर। बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट एटम ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल नोन एज बॉन्ड एंगल। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के दो निकटवर्ती बंधों के बीच बनने वाले कोण को बंध कोण कहते हैं। समझ में आ गया क्या है बंध कोण। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम के दो निकटवर्ती बंधों के बीच बनने वाले कोण को हम बंध कोण कहते हैं। द एंगल बिटवीन टू नियरेस्ट एटम इन सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिग्री। हम बॉन्ड एंगल को डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। दोस्तों बंध कोण किसे कहते हैं, हम इसको समझते हैं। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के दो निकटवर्ती बंधों के बीच बनने वाले कोण को हम बंध कोण कहते हैं। इसे डिग्री में व्यक्त किया जा सकता है। इसका जो निर्धारण है वो औरक्त या माइक्रोवेव या स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन विवर्तन आदि विधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, द डायटोमिक मॉलिक्यूल आर लीनियर एंड देयरफॉर इन दीज देयर इज नो मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंगल, बट फॉर द triatomic and polyatomic molecule the bond angle is very important for determination structure of the molecule। दोस्तों द्विपरमाणुक अणु तो रेखीय होते हैं, अतः इनमें जो बंध कोण का कोई अर्थ नहीं होता है। त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणुक अणुओं की संरचना और उनके जो मान हैं उनको ज्ञात करने के लिए बंध कोण बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो बंध कोण क्यों महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिया। और ये आप देख सकते हैं कुछ बॉन्ड एंगल हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं मेथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28। इसी प्रकार से H2O का कितना होगा 105 डिग्री। अमोनिया का कितना होगा, अमोनिया का जो होगा वो 107 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार से फिगर बना करके और इसी स्टेप बाय स्टेप अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों।
आप सभी लोग दोनों लैंग्वेज में, मैंने इसलिए आप लोग को दोनों हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो दोनों समझ सकें दोनों लैंग्वेज को, और जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सचर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। आप पढ़ें हिंदी में भी, आप जो है हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हिंदी में पढ़ने के बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखिए और इंग्लिश में आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है उसकी तैयारी करिए। देखिए, आप सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर एक बात बताइए, हमें पेपर जो है वो कैसे लिखना है, हिंदी में हम क्या दे सकते हैं पेपर। दोस्तों, अगर आप बीएससी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अगर हिंदी में आंसर करेंगे तो इसका क्या लाभ होने वाला है। जो आपके बीएससी का बुक स्टार्टिंग में बनाया है, जिसने इसका जो है प्रतिपादन किया है, वो सब जो है अंग्रेज़ थे, सब अंग्रेज़ वैज्ञानिक ने इनका जो निर्धारण किया था। दोस्तों, आप बीए जो है वो आप हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप हिंदी का जिक्र मत करिए, आप समझने के लिए हिंदी का प्रयोग करिए। आप, ऐसा नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपना पेपर जो है हिंदी मीडियम यानी एकदम जो सिलेबस बीएससी का है पूरा हिंदी में दिया है, लेकिन मैं 100 में से केवल और केवल 2% ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ऐसा करा रही हैं। लेकिन जो और यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बात कर लूँ अवध यूनिवर्सिटी की, मैं बात कर लूँ कानपुर यूनिवर्सिटी की, मैं बात कर लूँ डीडीयू यूनिवर्सिटी की, मैं बात कर लूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो जो भी छात्र छात्राएं आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, वो सभी लोग अपना पेपर जो है आंसर राइटिंग पेपर में जो है इंग्लिश राइटिंग में करेंगे दोस्तों, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको तैयार कैसे करना है, क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपको मैं आप बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट ट्रिक। तैयार करने के लिए आप करेंगे क्या, जैसा कि आज मैंने ये आपको क्लास पढ़ाई, आपने क्लास पढ़ लिया, कल आपको इसका पीडीएफ प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ से आपने इस पीडीएफ को ले लिया और पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाह से पूरा और पूरा पीडीएफ एक बार पढ़ लिया। पूरा पीडीएफ पढ़ें। स्टेप बता देता हूँ। स्टेप 1, आपको करना क्या है, सबसे पहले क्लास का रिवीजन, दूसरी बार आपको पीडीएफ पढ़ना है, पीडीएफ रीड करना है, तीसरी बार आपको कॉपी में इसको लिखना है, कॉपी में इसको लिखना है, चौथी बार फिर आपको एक बार क्लास रिवीजन करना है और पांचवी बार आपको फिर 2 बार कॉपी में लिख लेना है। ये पूरा क्वेश्चन आपको रट जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आप क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस करिए। आप सबको बहुत अच्छे से प्रश्न तैयार हो जाएंगे और इंग्लिश में रटना बहुत आसान है दोस्तों। आप लोग को जो मैं क्लास दे रहा हूँ पूरा का पूरा मैं समझा देता हूँ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कल दोस्तों होली का त्यौहार है, बहुत ही पावन पर्व है, तो आप सभी छात्र छात्राओं को, भाई बंधुओं को, सभी मित्रों को एसपी एसडी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आप लोग को कल रात 9 बजे कॉपी लिखने के बारे में बताऊंगा कि आपको कॉपी एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है और किस प्रकार से आपको मिल सकता है आपके पूर्णांक का पूरा अंक। ठीक है, तो कल कॉपी लिखना कैसे है, कितने पेज में लिखना है, कितने पेज में लिखना है आंसर, कितने प्रश्नों का आंसर आपको देना है और सबसे पहले किन प्रश्नों का आंसर देना है, ये सारी बातों का डिस्कशन कल की क्लास में होगा। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, हो सकता है काफ़ी बच्चे कल ना जुड़े हमारी क्लास में क्योंकि कल होली है और मुझे आशा है कि आप सभी लोग जुड़ेंगे ज़रूर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो पेपर में कॉपी को पूरा, जैसे ये मान कर चलिए ये कॉपी है आपकी, ठीक है, ये कॉपी है आपकी। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे को जब कॉपी मिलेगी अपना नाम मेंशन करेंगे, नाम मेंशन करने के बाद सीधा सीधा कॉपी को यहाँ से इतना और यहाँ से इतना लाइन दोनों तरफ खींच देंगे, बीच में बचा केवल थोड़ा सा स्पेस।
अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये अपना आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। केवल और केवल इतने पार्ट में आंसर लिखेंगे, इतना खाली कर देंगे। इनको लगता है कि एग्जामिनर पागल वागल है, ऐसा नहीं है, वो पागल नहीं है। अगर आप इस प्रकार से कॉपी में कॉपी भरने के पर्पज़ से आप दोनों तरफ लाइन खींचते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा कितना तेज है पढ़ने में। तुरंत आपको, अगर उसने कहीं भी आपने मिस्टेक भी की होगी, अगर वो इग्नोर कर रहा होगा तो एक बार ज़रूर देखेगा, कि ज़रूर चेक करेगा, तुरंत चेक करने लगेगा। देखिए आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये जो है दोनों तरफ लाइन कभी कॉपी में नहीं खींचेंगे, केवल और केवल एक तरफ लाइन यहाँ पर खींचेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे केवल और केवल आंसर नंबर फर्स्ट, ये यूनिट जो भी आपका सेक्शन ए है, सेक्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1, क्वेश्चन आपको नहीं नोट करना है। तो इस प्रकार से आपको कल बताएंगे, कल की क्लास में विस्तृत जानकारी करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज की क्लास के बारे में। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।